खम्मा गणेशा, जैसलमेर राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जैसलमेर घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको जैसलमेर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल जैसलमेर घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है क्लासिक हॉलीडेज़ जैसलमेर के थ्रू, जिसका ड्यूरेशन है 2 नाइट 3 डेज़ का, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। हमारा ये जैसलमेर ट्रिप हम कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, और इस 3 दिन के टूर के दौरान सबसे पहले दिन हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर सिटी और इसके प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को। दूसरे दिन हम चलेंगे कुलधरा विलेज होते हुए सम डेजर्ट कैंप के लिए, जहां हमारा नाइट स्टे होगा और हम एंजॉय करेंगे कई सारी एक्टिविटीज़ को। तीसरे दिन हम चलेंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, जहां कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस टूर के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारे जैसलमेर टूर की शुरुआत होती है जैसलमेर रेलवे स्टेशन से, क्योंकि जैसलमेर हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसलमेर आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। यहाँ पर कई बड़े शहरों से फ़्लाइट आती हैं। लेकिन अगर आपको जैसलमेर के लिए अगर डायरेक्ट फ़्लाइट या फिर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप पहले आ सकते हैं जोधपुर में। जोधपुर से जैसलमेर बाय बस या बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, या फिर अगर आप चाहें तो जोधपुर से जैसलमेर के लिए प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हैं। अब बात करें कि जैसलमेर में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो जैसलमेर में कई सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। यहां पर किले के अंदर भी होटल्स हैं, क्योंकि किला एक लिविंग फोर्ट है जहां पर लोग आज भी रहते हैं। और अगर आप चाहें तो किले के आसपास कई सारी हवेली नुमा होटल्स बनी हुई हैं। यहाँ का जो स्टोन है वो है येलो सैंडस्टोन, यानी कि पीला बलुआ पत्थर, जिससे ये हवेलियाँ बनी हुई हैं। एक्चुअल में हवेलियों का शेप है, लेकिन ये एक तरह के होटल्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। होटल्स की रेंज अलग अलग हैं। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे होटल्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप किले के अंदर रुकते हैं तो होटल्स थोड़े एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप किले से थोड़ी दूरी पर होटल लेते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े लो बजट होटल्स मिल जाते हैं। जैसलमेर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम। जैसे आप देख पाएंगे ये एक रॉयल रूम है। इसमें जैसलमेर स्टाइल का वर्क किया गया है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो ये है एक झरोका, जिसे जैसलमेर के महलों के समान बनाया गया है, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस रूम का इंटीरियर भी आप देखेंगे तो ये काफ़ी लग्जरी रूम है, जिसमें साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही ज़रूरत की वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया है क्लासिक हॉलीडेज़ जैसलमेर के थ्रू। लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं तो जनरली यहाँ पर चार्ज लगता है 6000 रुपीज़ फॉर द 1 नाइट, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है 2 लोगों के लिए। जैसलमेर घूमने के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो जैसलमेर घूमने के लिए आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारी रेंटल स्कूटी और बाइक्स की दुकानें हैं, जहाँ पर आपको बाइक लगभग 1000-1500 में अवेलेबल हो जाती है, और अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो 500 या 600 रुपये तक का चार्ज लगता है एक स्कूटी का 1 दिन के लिए। या फिर अगर आप चाहें तो जैसलमेर घूमने के लिए आप ऑटो रिक्शा की सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट साधन होता है वो होता है प्राइवेट कैब का।
जैसलमेर में जो सबसे पहला स्थान आपको देखना चाहिए वो है जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनारगढ़ किला या त्रिकूटगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को अगर हम आसमान से देखें तो इस किले का निचला और साइड वाला भाग हमारे देश भारत के नक्शे के समान प्रतीत होता है। जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल जी ने करवाया था। किले में 99 बुर्ज बने हुए हैं जिन्हें किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। तो अब जैसलमेर फोर्ट को हम देखने चल रहे हैं गाइड सर के साथ, जिनका नाम है पदम सिंह राठौड़ जी, जो कि हमें किले के लिए गाइड करेंगे। इस किले में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं जिनसे होकर हम किले में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर दशहरा चौक आता है जो कि किले का प्रमुख चौक है। इस किले में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देखा जा सकता है, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। पहला स्थान है राजा रानी का महल, जिसे अब म्यूज़ियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है, और दूसरा स्थान है किले के प्रसिद्ध जैन मंदिर। जैसलमेर फोर्ट को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है, लेकिन जैसलमेर फोर्ट के अंदर स्थित अगर राजा रानी के महल को आप देखना चाहते हैं, जिसमें अब म्यूज़ियम बना दिया गया है, तो उसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसका टिकट आपको फोर्ट के ऊपर आकर मिलता है इस टिकट काउंटर से। म्यूज़ियम के अंदर आप कई सारे अस्त्र शस्त्र देखेंगे जिन्हें पुराने समय में उपयोग किया जाता था। साथ ही इस म्यूज़ियम में रॉयल फैमिली से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पुरानी पोशाकें, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, और साथ ही आप देख सकते हैं राजा रानी का बेडरूम एरिया जहां वो रहा करते थे। अब राजा रानी के पैलेस में सबसे टॉप सिरे पर हम पहुंच चुके हैं। इसे जैसलमेर का टॉप पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी हाइट पूरे जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जैसलमेर आपको नज़र आएगा। जैसलमेर की जितनी हवेलियाँ हैं, जितने घर हैं, जितनी भी बसावट है, उसे यहाँ से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप इस टॉप सिरे पर आते हैं तो यहाँ आकर शहर को तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आकर कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब आ चुका है किले का दूसरा प्रसिद्ध स्थान, जो कि है किले का जैन मंदिर समूह। यहाँ पर कुल मिलाकर 7 जैन मंदिर हैं जिनकी कारीगरी देखने लायक है। यहाँ पर पत्थरों पर बहुत ही बारीक काम किया गया है और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये किला एक लिविंग फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये अपन किले के मकान के अंदर है। हमारा परिवार यहाँ 500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, और हमारे पूर्वज राजा के लिए काम करते थे, उनके कामदार थे। अभी भी राज परिवार द्वारा हम लोगों को जब ये मकान प्रदान कर गए, सबसे परिवार के लोग रह रहे हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये वो किले की जो दीवारें बनी है उसी समय का पत्थर है, जो किले के परकोटे में आप देख रहे हैं, उतना वर्ष पुराना। इस किले में लोकल मार्केट भी है जिसमें कई तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। जैसलमेर फोर्ट के अगर मुख्य स्थानों को आप देखना चाहते हैं तो इस किले को देखने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। जैसलमेर फोर्ट को देखने आप कभी भी आ सकते हैं। ये पूरे दिन भर खुला रहता है। अगर चाहें तो रात के समय भी फोर्ट को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिविंग फोर्ट है। आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं, तो आवागमन हमेशा चलता रहता है। तो किसी भी टाइम पर आप जैसलमेर फोर्ट को देखने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो पैलेस म्यूज़ियम है उसका टाइमिंग है, जो कि है सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, तभी आप इसको देखने आ सकते हैं। इसका टाइम है, बाकी पूरे फोर्ट का कोई टाइम नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं फोर्ट को देखने के लिए। छोटी
जैसलमेर फोर्ट से लगभग 400 मीटर्स की दूरी पर अब हम आए हैं पटवों की हवेली को देखने, जो कि जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हवेलियाँ हैं और पांचों की कारीगरी देखने लायक हैं। इनमें से 2 हवेली ऐसी हैं जिन्हें अंदर से देखा जा सकता है। एक हवेली है गवर्नमेंट वाली और एक है प्राइवेट वाली। अगर आप गवर्नमेंट हवेली को देखना चाहते हैं तो उसका टिकट शुल्क लगता है 55 रुपीज़ पर पर्सन का और उसका ओपनिंग टाइम है सुबह 9 बजे का और वो शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है। और अगर आप प्राइवेट हवेली देखना चाहते हैं तो उसका टिकट शुल्क लगता है 150 रुपये पर पर्सन का और उसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक का है। पटवों की हवेली एक काफ़ी अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हवेली के सामने आप देखेंगे तो एक ओपन स्पेस एरिया आपको नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो पूरी हवेली का फ़ोटो आप क्लिक कर पाएंगे। अगर आपको क्लोज़अप शॉट्स चाहिए तो आप हवेली के अंदर वाले पोर्शन में भी जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ इस तरह के झरोके बने हुए हैं। वहाँ जाकर भी अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं। पटवा हवेली के अंदर आकर आप पटवा हवेली के आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से हवेली का निर्माण किया गया है और साथ ही देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहा करते थे, कहाँ पर उनका किचन एरिया हुआ करता था, बेडरूम एरिया कौन सा था, सारी चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। गवर्नमेंट वाली पटवा हवेली को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देखने में आपको लगभग आधा से 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर कई सारे झरोके बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। पटवा हवेली से लगभग 290 मीटर्स की दूरी पर अब हम आए हैं दीवान नथमल जी की हवेली को देखने, जो कि जैसलमेर की एक प्रसिद्ध हवेली है और इसकी कारीगरी की वजह से जानी जाती है। इस हवेली को देखने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता है और ये सुबह से शाम तक ओपन रहती है। इस हवेली के अंदर एक छोटे पोर्शन तक ही जाने दिया जाता है क्योंकि इस हवेली में दीवान नथमल जी की जो जनरेशन है वो आज भी रहती है। नथमल जी की हवेली की सबसे बड़ी खास बात है इसकी कारीगरी, क्योंकि इस हवेली को बनाने में 2 भाइयों ने काम किया है। एक का नाम था लालू, एक का नाम था हाथी, और दोनों भाइयों ने एक फ्रेंडली कंपटीशन करते हुए इस हवेली का निर्माण किया है। एक साइड बनाया है लालू ने, एक साइड बनाया है हाथी ने, और दोनों ने इस हवेली को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि अलग अलग डिफरेंसेस इस हवेली में देखे जा सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे तो इस पार्टीशन में आपको अलग डिज़ाइंस नज़र आएंगी, उस साइड में आप देखेंगे तो अलग डिज़ाइंस नज़र आएंगी। तो आप इस लेज़र लाइट को फॉलो करके आप इसका पता लगा सकते हो। जैसे एक भाई ने ये छतरी बनाया था लालू खान ने, तो इसने डिज़ाइन कर दिया, तो दूसरे ने ये हाथी खान ने बनाया जिसने प्लान कर दिया। अब ये देखिए गनमैन ये लंबा है और ये टिंगना है, ये खिड़की है ना ये सिंगल है, वो डबल है। इस खंबे पर देखो सिंगल डिजाइन से, इस पर डबल डिजाइन से। तो अभी ये जो नींबू मिर्च के अपन ऊपर देख रहे हैं ये आधी फूल पत्ती चल रही है, आधी नहीं चल रही है, और उसके ऊपर देखेंगे तो ये गोल गोल लट्टू और ये लंबे लंबे कौन है। तो ये तो मैंने जनरल डिफरेंस बताया, अगर डीपली देखेंगे तो हज़ारों डिफरेंस इसमें बनाए गए हैं। जैसलमेर फोर्ट से लगभग 180 मीटर्स की दूरी पर अब हम आए हैं दीवान सालिम सिंह की हवेली को देखने, जिसका आर्किटेक्चर देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस हवेली को अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो इसका टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस हवेली की टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहती है। जैसलमेर में अगर आप चाहें तो मंदिर पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसे ताज़िया टावर एंड बादल महल के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की रॉयल फैमिली इसी में निवास करती है और इसके एक छोटे सेक्शन में म्यूज़ियम बना दिया गया है जिसे भी देखा जा सकता है।
जैसलमेर फोर्ट और हवेलियों को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड ले सकते हैं। गाइड आपको मिलेंगे गाइड वेलफेयर सोसाइटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज होंगे और उनके पास सही इन्फॉर्मेशन रहती है और वो मॉन्यूमेंट को अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पर गाइड का शुल्क लगता है 550 रुपीज़ फॉर द फोर्ट, और अगर हवेलियाँ आप देखना चाहते हैं तो 300 रुपीज़ का चार्ज लगता है। फोर्ट और हवेलियों को देखने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है और इन सभी स्थानों को आप बाय वॉक आसानी से देख सकते हैं। जैसलमेर में अब आ चुका है बड़ा बाग, जिसका डिस्टेंस जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर का है। बड़ा बाग को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ का टिकट शुल्क लगता है 150 रुपये पर पर्सन का, और ये स्थान सुबह से शाम तक ओपन रहता है। बड़ा बाग में आप अपनी प्राइवेट गाड़ी, ऑटो रिक्शा या फिर स्कूटी या बाइक जो रेंट पर आप लेते हैं, उससे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बड़ा बाग एक तरह का शमशान है, जहां पर जैसलमेर के राजाओं और राजघराने के लोगों की छतरियां बनी हुई हैं उनकी याद में। बड़ा बाग एक फ़ोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी छतरियाँ आपको एक साथ नज़र आएगी, और साथ ही पीछे की ओर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कई सारी विंड मिल्स, यानी कि पवन चक्कियाँ, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसलमेर में अगर आप चाहें तो व्यास छतरी को भी विज़िट कर सकते हैं, जिसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। यहाँ पर छतरियाँ हैं जैसे कि बड़े बाग में बनी हुई हैं, उसी प्रकार की छतरियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन अंतर ये है कि बड़े बाग में रॉयल सिनोट्रैप्स हैं, यानी कि वहाँ पर राजाओं की छतरियाँ हैं और यहाँ पर ब्राह्मणों की छतरियाँ हैं। एक तरह का ये शमशान घाट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, छतरियों को देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इसे सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसलमेर के प्रसिद्ध गड़ीसर लेक को हम देखने आए हैं, जिसका डिस्टेंस जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.6 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक किसी भी साधन से बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। गड़ीसर लेक में अगर आप चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से बोट्स चलती हैं, जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आप 2 पर्सन्स के लिए पैडल बोट लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है 300 रुपीज़ का, और यहाँ पर बोटिंग लगभग आधा घंटे के लिए कराई जाती है। गड़ीसर लेक के पास में एक लोकल मार्केट है। यहाँ पर कई सारी खाने पीने की दुकानें हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इस मार्केट में कई सारी राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें भी अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। गड़ीसर लेक, जिसे जैसलमेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि मैन मेड झील है, जिसका निर्माण किया गया था 14वीं शताब्दी में राजा गढ़सी सिंह द्वारा। इसका निर्माण इस वजह से किया गया था क्योंकि जैसलमेर एक ड्राई स्टेट था। पुराने टाइम पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो ये जो झील है ये पूरे जैसलमेर को पानी प्रोवाइड करती थी। यहाँ पर रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता था और वही पानी पूरा जैसलमेर उपयोग में लिया करता था। गड़ीसर लेक को देखने का कोई टिकट चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय रहता है शाम का, जब यहाँ पर माहौल काफ़ी सुहावना हो जाता है। अगर आप यहाँ बोटिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ठंडाई वाला माहौल मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पर बैठना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी सही समय रहेगा। गड़ीसर लेक एक काफ़ी अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी छतरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ अगर आप चाहें तो कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
गड़ीसर लेक के किनारे जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर एक फाउंटेन शो भी चलता है जिसमें जैसलमेर की हिस्ट्री को दर्शाया जाता है। इसे देखने यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट एकत्रित होते हैं। अगर आप भी चाहें तो इस फाउंटेन शो को देख सकते हैं। गड़ीसर लेक एक अच्छा स्थान है, यहाँ आकर आप 1 से 1.5 घंटे का समय बिता सकते हैं। गड़ीसर लेक के पास में डेजर्ट कल्चर सेंटर म्यूज़ियम भी है जिसे भी देखने आप आ सकते हैं। म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर पपेट शो भी होता है, यानी कि कठपुतली का खेल होता है जिसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप पपेट शो देखना चाहते हैं तो उसका टिकट शुल्क लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। पपेट शो लगभग आधा घंटे का होता है और हर रोज़ यहाँ 2 शो होते हैं जिसके टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार हैं। अब रात्रि हो चुकी है और हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। डिनर में कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स परोसे गए हैं और अब डिनर के साथ ही हमारे जैसलमेर टूर के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारी जैसलमेर ट्रिप का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ब्रेकफास्ट में भी कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स परोसे गए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं जैसलमेर के कुछ प्रसिद्ध स्थानों को देखते हुए सम डेजर्ट कैंप के लिए। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 9.3 किलोमीटर्स की दूरी पर अभी हम आए हैं लोधरवा में, जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। जैसलमेर इसके बाद में बसाया गया था, लेकिन पहले भाटी राजवंश की राजधानी लोधरवा हुआ करती थी, जहां पर एक प्राचीन जैन मंदिर है जहां पर आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। जैन मंदिर की कार्विंग आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर येलो सैंडस्टोन पर बहुत ही महीन कारीगरी की हुई है। अब मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। मंदिर के अंदर की कार्विंग और भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर भी बहुत बारीकी से काम किया गया है और मंदिर के अंदर हम भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जो कि जैनिज्म में 23 नंबर के तीर्थंकर हैं। मंदिर के अंदर एक कल्प वृक्ष भी है जिसे कल्पनाओं का वृक्ष कहा जाता है। इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर्स की दूरी पर अब हम एक हॉन्टेड विलेज को देखने आए हैं जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा विलेज भारत के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आता है। ये गांव एक हॉरर प्लेस है जहां पर रात के अंधेरे में आना मना है। इस गांव को दिन के समय में ही देखा जा सकता है और दिन के समय आप देखेंगे तो कई सारे टूरिस्ट इस गांव को देखने के लिए आते हैं। हालांकि इस गांव का एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं लेकिन अब वो वीरान हो चुके हैं। पुराने समय में यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन आज के समय ये घर एक तरह से खंडर हो चुके हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। पुराने समय का एक मंदिर है जिसे यहाँ पर देखा जा सकता है, जहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण पूजा अर्चना किया करते थे। कुलधरा गांव की एक प्रचलित कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराने समय में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था, लेकिन एक बार यहाँ के दीवान सालिम सिंह की बुरी नज़र इस गांव पर पड़ गई और उसे यहाँ की एक कन्या पसंद आ गई और वो उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन सभी गांव वाले इस विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि दीवान सालिम सिंह एक अदर कास्ट से था और यहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे वो एक अलग कास्ट से थे, तो वो इस विवाह के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी दीवान
ज़बरदस्ती उस कन्या से विवाह करना चाहता था। तो उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो वो उस कन्या का विवाह उससे करवा दे या फिर वो गांव पर हमला करेगा और उस कन्या को उठाकर ले जाएगा। सालिम सिंह के अत्याचार और उसके डर की वजह से रातों रात पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को खाली कर दिया और कहीं और चले गए। लेकिन वो जगह अज्ञात है, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। लेकिन जाते जाते वो इस गांव को श्राप दे गए कि यहाँ पर कोई भी बस नहीं पाएगा, कोई भी यहाँ पर रह नहीं पाएगा और ये गांव हमेशा वीरान रहेगा। इसी वजह से कुलधरा गांव को एक हॉन्टेड विलेज, एक श्रापित गांव कहा जाता है। रात के अंधेरे में यहाँ कोई नहीं आता, अगर आता है तो उसे हॉन्टेड गतिविधियाँ नज़र आती है या फिर उसके साथ कुछ बुरा घटित होता है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के कई सारे घर बने हुए हैं। उनमें से एक घर को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा कि घर का स्ट्रक्चर एक्चुअल में हुआ कैसा करता था। यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करते हैं एक बड़ा सा चौगान आता है और इस चौगान से अगर हम और अंदर जाते हैं तो रूम्स नज़र आते हैं जहाँ पर वो रहा करते थे। यहाँ जैसे ही अंदर आप आएंगे तो एक और चौगान आएगा, एक और छोटा सा कोर्टयार्ड आएगा और इससे जुड़े हुए हैं कई सारे कमरे। यहाँ पर देखेंगे एक कमरा यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। कुलधरा विलेज के अंदर अगर आप चाहें तो कहीं पर भी किसी भी घर में जाकर के फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे विलेज के साथ अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कराने हैं तो आप किसी भी घर की छत पर आ जाइए और छत से आप देखेंगे तो एक हाइट आपको मिल जाएगी और यहाँ से दूर तक का गाँव का नज़ारा कैप्चर किया जा सकता है। कुलधरा विलेज को देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। इसे दिन के समय आप कभी भी देखने आ सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे बाद यहाँ पर आना अलाउड नहीं होता। कुलधरा गांव एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। इसे देखने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। कुलधरा गांव तक आप अपनी प्राइवेट कैब से आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो उससे आसानी से पहुंचा जा सकता है और जैसलमेर से कुलधरा के लिए जीपें भी चलती हैं, तो उससे भी आप बहुत आसानी से कुलधरा तक पहुंच सकते हैं। कुलधरा गांव से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आए हैं खाबा फोर्ट को देखने, जिसका डिस्टेंस जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर का है। ये एक ऐतिहासिक किला है जिसे भी देखा जा सकता है। खाबा फोर्ट को देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का और ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। अब खाबा फोर्ट के अंदर हम आ चुके हैं। ये फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर कारीगरी देखने मिलेगी। महल के अंदर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी येलो सैंडस्टोन का वर्क देखने मिलता है। इस स्थान पर भी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। इस स्थान से आप देखेंगे तो कई सारे आपको घरों के अवशेष नज़र आएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर 84 गांव थे पालीवाल ब्राह्मणों के। जिस प्रकार कुलधरा गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका है, उसी तरह से खाबा गांव भी एक तरह से वीरान हो चुका था एक समय पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर थे वहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता इन वीरान घरों में। लेकिन यहाँ एक साइड पर आप देखेंगे तो आपको कई सारे घर नज़र आएंगे जो कि है राजपूतों के। वहाँ पर अब लोग रहते हैं, लेकिन जो पुराना साइड है वो अभी भी वीरान है। अब हम पहुंच चुके हैं सम डेजर्ट कैंप में, जो कि सम गांव में स्थित हैं। यहाँ तक हम पहुँचे अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर इस रूट पर जीपें चलती हैं जिनसे भी आप सम डेजर्ट कैंप तक पहुँच सकते हैं। सम एक गांव है जैसलमेर का, जिसके पास में कई सारी कैंप लोकेशंस हैं। यानी कि यहाँ पर कई सारे कैंप्स लगे हुए हैं अलग अलग कंपनीज़ के हैं, जो कि अलग अलग रेंज के हिसाब से अवेलेबल होते हैं।
हम जिस कैंप लोकेशन पर रुकने वाले हैं इसका नाम है हेरिटेज जोमा, जो कि एक काफ़ी बड़ी कैंप लोकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे टेंट्स आपको एक साथ नज़र आएंगे। यहाँ पर मेनली 3 कैटेगरीज के कैंप्स हैं और जिस कैंप में हम रुकने वाले हैं ये है लग्जरी एसी कैंप, जिसे मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा कैंप, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी साफ़ सुथरा है और इसमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है, यहाँ पर टेलीविज़न है, यहाँ पर छोटी बड़ी वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्टे के लिए ज़रूरत होती हैं। और साथ ही यहाँ पर एक सेपरेट वॉशरूम एरिया भी है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है और इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर कहें तो ये कैंप लोकेशन काफ़ी अच्छी है, इसमें सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ये कैंप वैसे तो हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल टैरिफ की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप एसी टेंट में रुकना चाहते हैं हमारी तरह तो यहाँ का नॉर्मली चार्ज लगता है 7,000 रुपीज़ का। लग्जरी एसी टेंट्स के अलावा यहाँ पर 2 और कैटेगरीज़ के टेंट्स हैं जिन्हें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी जिस टेंट के अंदर हम चल रहे हैं ये है लग्जरी नॉन एसी टेंट, यानी कि इसमें एसी की सुविधा नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है और जो प्रॉपर टेंट का अनुभव है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें भी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी तरह से दी गई हैं और साथ ही अटैच लेट बाथ भी इसमें दिया गया है। अगर आप इस नॉन एसी टेंट में रुकना चाहते हैं तो इसका नॉर्मल टैरिफ लगता है 6,000 रुपीज़ का। और ये है तीसरी कैटेगरी का स्टे ऑप्शन जो कि एक कॉटेज है, एक रूम के समान है, जो कि दिखने में बाहर से टेंट नुमा लगता है लेकिन एक लग्जरी रूम की तरह है। इसके अंदर भी एसी की सुविधा है, ज़रूरत की वो सारी चीज़ें दी गई हैं और इसमें भी अटैच लेट बाथ है जिसकी सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो इसका भी रूम टैरिफ लगता है लगभग 7,000 रुपये का। डेजर्ट में एक और स्टे ऑप्शन है जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरह के सॉलिटरी डोम्स होते हैं जो कि रेगिस्तान के बीच में बने होते हैं। अगर आप थोड़ा शांति और सुकून चाहते हैं तो यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड टेंट्स हैं। अब डोम के अंदर मैं आ चुका हूँ और इसे अंदर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये डोम एक अलग ही आकृति में बना हुआ है, इसके अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं और अगर आप इसके अंदर रुकते हैं तो ये आपके लिए एक अलग ही अनुभव हो सकता है। अब कैंप में चेक इन करने के बाद हम चल रहे हैं डेजर्ट में जीप सफारी के लिए। अब हमारी डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो चुकी है। हम चल रहे हैं थार मरुस्थल में सफारी के लिए। ये डेजर्ट सफारी का अनुभव काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है क्योंकि जीप को बहुत ही स्पीड में रेत के ऊपर चलाया जाता है जो कि काफ़ी एडवेंचरस टास्क होता है। ये है थार मरुस्थल जहाँ पर हम ये जीप सफारी कर रहे हैं। इसका अनुभव वाकई में बहुत ही एडवेंचरस और एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर जीप को चलाया जाता है इन रेत के धौरों पर। जीप जब ऊपर नीचे होती है तो इसका अनुभव वाकई में बहुत ख़ास होता है और काफ़ी थ्रिलिंग अनुभव होता है जिसे हम अनुभव करते हैं जीप सफारी के दौरान। ये सफारी सच में बहुत एडवेंचरस है और यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जीप ऊपर नीचे होती है तो थोड़ा डर भी लगता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी जीप सफारी का समापन होता है। हम पहुँच चुके हैं डेजर्ट के बीच में। यहाँ पहुँचने के बाद 2 और एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें कराई जाती हैं। पहली है ATV बाइक की राइड और दूसरी होती है कैमल सफारी। तो अब जीप राइड के बाद सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ATV बाइक की राइड, जिसका भी अनुभव काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है।
अब हमारी ATV राइड कंप्लीट हो चुकी है। राइड का अनुभव बहुत ही अमेजिंग और एडवेंचरस था। और अब ATV राइड के बाद हम करने जा रहे हैं कैमल राइड, जो कि एक अलग ही अनुभव होने वाला है। अब हमारी कैमल राइड की शुरुआत हो चुकी है। इसका अनुभव बहुत ही यूनिक है। अगर राजस्थान में आते हैं और स्पेशली अगर डेजर्ट में आप आते हैं तो कैमल राइड आपको ज़रूर करनी चाहिए। अभी जो कैमल राइड हम कर रहे हैं इसका अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले ये राइड कर चुका हूँ, लेकिन रक्षा पहली बार कर रही है। कैसा लग रहा है रक्षा? बहुत अच्छा लग रहा है और ना थोड़ा ऐसा लगता है डर सा लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप कपल्स में आ रहे हैं तो ये अनुभव आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि एक तरह का एडवेंचर टास्क ही है जो कि आप जैसलमेर में परफॉर्म कर सकते हैं। डेजर्ट सनसेट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। अभी यहाँ सनसेट हो चुका है और आप देखेंगे कि सनसेट का जो नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। हमारे इस टूर पैकेज में कैमल सफारी और जिप्सी सफारी इंक्लूडेड थी, लेकिन एक जनरल चार्ज मैं आपको बताना चाहूँगा। कैमल राइड का 500 रुपीज़ लगता है और जिप्सी सफारी का चार्ज लगता है लगभग 2500 रुपये का। और जो ATV राइड हमने की वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं थी, उसका हमने एडिशनल चार्ज दिया था 1500 रुपये का। अब हमारी कैमल राइड कंप्लीट हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस से अपने सैम डेजर्ट कैंप की ओर। अब हम अपनी कैंप लोकेशन पर वापस से पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचने पर हमारा ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया जाता है। प्रवेश कर लिया है और हम आ चुके हैं कैंप के डांस स्टेज पर, जहां पर हमें कुछ इस तरह का इवनिंग स्नैक परोसा जाता है। ये कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, जिसमें कई सारे राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के बाद यहाँ पर ग्रुप डांस होता है, जिसमें कि सब मिलकर डांस करते हैं।
डांस प्रोग्राम के ठीक बाद आता है डिनर का टाइम। डिनर में बूफे लगता है और बूफे में कई सारे व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन हमने अपने टूर पैकेज में कैंडल नाइट डिनर को इंक्लूड कराया है। इस वजह से हम चल रहे हैं डेजर्ट के बीच में, जहां पर होने वाला है हमारा कैंडल नाइट डिनर। कैंडल नाइट डिनर के लिए हमें अपने कैंप लोकेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर्स की दूरी पर ले जाया जाता है, जहां पर हमारा सेटअप रेडी किया जाता है डेजर्ट के बीच में। अब डेजर्ट के बीच में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ये सुंदर सा कैंडल नाइट डिनर सेटअप हमारे लिए रेडी किया गया है। इस सेटअप में एक बॉनफायर का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि जिस महीने में हम जैसलमेर घूमने आए हैं ये महीना है दिसंबर का, और इस दौरान अगर डेजर्ट में आप आते हैं तो थोड़ा सर्दी वाला माहौल होता है। तो ये जो बॉनफायर है ये काफ़ी मदद करता है। इस सेटअप में आप देखेंगे तो एक काफ़ी सुंदर सा दिखने वाला सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, जो कि कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही आप पीछे की ओर देखेंगे तो आपको नज़र आएंगी कई सारी कैंडल्स, जो कि इस माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक बना देती है। इस ब्यूटीफुल से सेटअप के साथ साथ हमारे वेलकम के लिए यहाँ पर एक केक भी दिया गया है। अभी कुछ ही देर में हमारा डिनर यहाँ पर परोसा जाएगा, लेकिन तब तक हम इस ब्यूटीफुल सेटअप को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही स्टार गेजिंग का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर के रेगिस्तान से तारों का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और यहाँ सेटअप पे बैठकर अगर आप चाहें तो कुछ रोमांटिक पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारे व्यंजन परोसे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खास है दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान की ट्रेडिशनल फूड डिश है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है कैंडल नाइट डिनर की सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि इसके लिए सेफ्टी क्या रहेगी, क्योंकि ये डेजर्ट के बीच में कराया जाता है। तो इसकी सेफ्टी रहती है कि यहाँ पर जब आप कैंडल नाइट डिनर के लिए आते हैं तो 2 पर्सन आपके साथ में भेजे जाते हैं, जो कि आपके लिए खाना भी सर्व करते हैं और आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। अब हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं अपनी कैंप लोकेशन पर, और इसी के साथ ही हमारे जैसलमेर टूर के दूसरे दिन का समापन होता है। अब डेजर्ट कैंप में सनराइज़ हो चुका है और हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में भी यहाँ पर बूफे लगते हैं और बूफे में कई सारे व्यंजन परोसे जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद हमने कैंप से चेकआउट कर लिया है और चल रहे हैं तनोट माता और लोंगेवाला बॉर्डर के लिए। सम डेजर्ट कैंप से तनोट माता मंदिर का डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर्स का, जिसमें से शुरुआती 50 किलोमीटर का रास्ता सिंगल रूट है, लेकिन अच्छा रास्ता है। इसके बाद एक हाईवे रूट लग जाता है, जो कि काफ़ी स्मूथ और अच्छा है। अभी तनोट माता मंदिर जाने वाले रास्ते पर हम एक पॉइंट पर रुके हैं। यहाँ पर एक गांव भी है जिसका नाम है रणाऊ। इस स्थान पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ से रियल डेजर्ट देखा जा सकता है। अभी आप हमारे साइड में देखेंगे तो आपको सिर्फ रेत ही रेत यहाँ पर नज़र आएगी, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है। इस साइड में देखेंगे तो भी रेगिस्तान है, और इस रोड के उस साइड भी आप देखेंगे
तो आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आएगा। अगर आप चाहें तो रास्ते में इस पॉइंट पर रुक सकते हैं, कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और अगर चाहें तो रेगिस्तान में बैठकर थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। अब तनोट माता मंदिर के पास में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लगा है। तनोट माता मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में बात करूं तो वो यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। अगर बात करें मंदिर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स के बारे में तो मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन समर्स के टाइम थोड़े अलग हैं और जो आरती के टाइम है वो भी इस बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। तनोट माता मंदिर के इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान ने तनोट माता मंदिर और इसके आसपास के एरिया में लगभग 3000 बम गिराए थे। लगभग 450 बम मंदिर के प्रांगण वाले क्षेत्र में गिरे थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं माँ के आशीर्वाद से। मंदिर के अंदर आज भी न फटने वाले बम रखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान ने इंडिया पर चलाए थे, जिन्हें भी यहाँ देखा जा सकता है। अब मंदिर के हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आप तनोट माता के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तनोट माता मंदिर के पास में ही एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर बॉर्डर पर जाने के लिए निःशुल्क पासेस मिलते हैं। अगर आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को देखना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं तो निःशुल्क पास आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जिसे आपको फिल करना होता है और अपनी आईडीज़ यहाँ पर शो करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ से पास दिया जाता है। अब तनोट माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, जिसका डिस्टेंस तनोट माता मंदिर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर्स का है। अब हम पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो कि जैसलमेर की बबलियान चेक पोस्ट पर स्थित है। अब हम बॉर्डर के 0 पॉइंट पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक पोल है जिस पर लिखा हुआ है ये है इंडिया और इस साइड है पाकिस्तान। यानी कि आप यहां से देखेंगे तो इस साइड आपको फेंसिंग नज़र आएगी, फेंसिंग के उस पार है पाकिस्तान और अभी हम हैं इंडिया में। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा से विभाजित किया गया है, जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है। बॉर्डर पर ही एक बड़ा सा वॉच टावर भी बना हुआ है, जिसके ऊपर जाकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को अच्छे से देखा जा सकता है। साथ ही अगर बॉर्डर से आप देखेंगे तो पाकिस्तान का लैंड एरिया भी नज़र आता है। अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर को देखने के बाद हम चल रहे हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को देखने, जिसका डिस्टेंस भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर्स का है। और अगर आप तनोट माता मंदिर से डायरेक्टली जाते हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल के लिए तो डिस्टेंस है लगभग 39 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर, जिसे लोंगेवाला युद्ध स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध यहीं पर हुआ था। युद्ध के दौरान लोंगेवाला चेक पोस्ट पर हमारे देश भारत के केवल 120 सैनिक ही तैनात थे और पाकिस्तानी थे 2000 से भी ज़्यादा और उनके पास थे 40 टैंक्स, जिनका बहादुरी से सामना किया हमारी भारतीय सेना ने। इस बैटल ग्राउंड पर कई सारे बंकर्स बने हुए हैं, जहां पर वीरता से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों का सामना किया था। आपने एक फेमस फिल्म देखी होगी जिसका नाम है बॉर्डर, वो इसी स्थान और इसी घटना पर आधारित है। अभी आप हमारे पीछे एक पाकिस्तानी टैंक देख रहे होंगे, ये उन 37 टैंक्स में से हैं जिसे भारतीय एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया था बैटल के दौरान। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को अगर आप बाहर से देखना चाहते हैं तो इसका कोई भी टिकट शुल्क नहीं लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ के म्यूज़ियम को देखना चाहते हैं जहाँ पर एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाती है तो इसका टिकट शुल्क लगता है 60 रुपीज़ पर पर्सन का। और ये जो वॉर मेमोरियल है ये सुबह से शाम तक ओपन रहता है, आप इसे देखने आ सकते हैं।
वॉर मेमोरियल के अंदर कुछ प्लेन्स और टैंक्स भी रखे हुए हैं जो कि भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो टैंक्स के साथ, प्लेन्स के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को देखने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अब इस मेमोरियल को देखने के बाद हम चल रहे हैं जैसलमेर के लिए, जहाँ पर कुछ और प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। अब जैसलमेर के मार्केट एरिया को हम विज़िट करने आए हैं, जिसमें कई सारे बाज़ार हैं और यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। जैसलमेर में कई सारे मार्केट हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन सभी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, जिससे कि हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसलमेर के जो मार्केट एरिया हैं वो फोर्ट के चारों ओर बने हुए हैं और कई सारा मार्केट एरिया फोर्ट के अंदर भी हैं, क्योंकि फोर्ट के अंदर भी लोग रहते हैं। लेकिन जैसलमेर की जो फेमस चीज़ है वो है यहाँ का हैंडवर्क, यानी कि हैंडीक्राफ्ट वर्क, जो कि हाथ से बनाया जाता है। जैसे कि हाथ से बनी हुई ज्वेलरी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, हाथ से बने हुए कपड़े आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और भी ज़रूरत की कई सारी चीज़ें मार्केट्स में ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो याद के लिए जैसलमेर मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जैसलमेर में अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम को भी देख सकते हैं, जिसका डिस्टेंस जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर्स का है। म्यूज़ियम को देखने का टिकट शुल्क लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये म्यूज़ियम सुबह 9:45 से शाम को 5:15 तक ओपन रहता है। इस म्यूज़ियम में जैसलमेर के कल्चर और इसके इतिहास से जुड़ी कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी म्यूज़ियम मेंटेनेंस में है, इस वजह से अभी हम म्यूज़ियम को नहीं देख पाएंगे। जैसलमेर में अभी हम चल रहे हैं वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम को देखने, जिसके रास्ते में एक तिराहा आता है और इस तिराहे में 3 टैंक्स रखे हुए हैं जिनका नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर टैंक्स के साथ काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जैसलमेर में अब आ चुका है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, जिसका डिस्टेंस जैसलमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर्स का है और ये जोधपुर से जैसलमेर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। तो अगर आप जोधपुर से जैसलमेर बाय कैब आ रहे हैं तो उस दौरान भी आप इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉर म्यूज़ियम को देखने का टिकट चार्ज लगता है 75 रुपीज़ पर पर्सन का, और आप यहाँ पर गाइड भी ले सकते हैं जिसका चार्ज लगता है 100 रुपीज़ का। म्यूज़ियम को देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और रात 9 बजे तक ओपन रहता है। इसका कोई हॉलीडे नहीं रहता। इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे टैंक्स और व्हीकल्स रखे गए हैं जिन्हें वॉर के दौरान कैप्चर किया गया था। जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम 2015 में बनाया गया है और ये भारतीय सैनिकों की वीरता को दर्शाता है। वॉर म्यूज़ियम को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। जैसलमेर के खान पान की बात करें तो फोर्ट के आसपास आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी, कई सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप डिफरेंट वैरायटी के फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सुबह शाम फास्ट फूड्स की दुकानें भी लगती हैं जहाँ पर सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा, आलू बड़ा, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। एक यहाँ पर फेमस कचौरी की दुकान है जिसका नाम है फतेह की कचौरी, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। हिंगलाज दाल पकवान की दुकान है, उसे ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ सामने की ओर ही सैंडविच की दुकान है जहाँ पर पिज़्ज़ा भी मिलता है, उसे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर्स की दूरी पर अगर आप चाहें तो पोखरण फोर्ट और रामदेवरा दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। रामदेवरा और पोखरण फोर्ट जैसलमेर से जोधपुर जाने वाले मार्ग पर ही पड़ते हैं। अगर आप इन स्थानों को देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रिप में 1 दिन और बढ़ाना होगा।
और एक और पर्सनल सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जैसलमेर को अच्छे से देखना चाहते हैं, आराम से देखना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रिप में 1 से 2 दिन और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था क्लासिक हॉलीडेज़ जैसलमेर के थ्रू, जिसका ड्यूरेशन था 2 नाइट 3 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली और लग्जरी टेंट में स्टे की फैसिलिटी मिली जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था, जो कि काफ़ी डिलीशियस था। साथ ही हमारे इस टूर पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी। हमारा ये जैसलमेर टूर हमें पड़ा था 23,500 रुपये का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे, तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट रहा 11,750 रुपये का। लेकिन ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं या 6 व्यक्ति आते हैं, तो सेम टूर पैकेज का कॉस्ट आपको पड़ेगा लगभग 9,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप एक बड़े ग्रुप में आते हैं या ज़्यादा लोग आते हैं, तो ये पैकेज आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे, उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। हमारे इस टूर पैकेज में हमने कैंडल नाइट डिनर अलग से ऐड करवाया था, जिसका कॉस्ट लगा है लगभग 8,500 रुपये का। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में, तो क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। फ़िलहाल अभी हम क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के ऑफिस में ही हैं। ये ऑफिस जैसलमेर फोर्ट के पास में ही स्थित है। कंपनी ऑथेंटिक है, ट्रस्टेड है, आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हमारी तरह जैसलमेर टूर क्लासिक हॉलीडेज़ के साथ बुक कर सकते हैं। कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में भी पिन कर दिए हैं। आप क्लासिक हॉलीडे जैसलमेर के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है जैसलमेर और जैसलमेर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।